एक बार फिर से स्वागत है आप सबका डेल्टा फार्मेसी क्लासेस में। और हम लोगों ने कल इम्यूनोग्लोबिन्स के बारे में पढ़ा था और इम्यूनोग्लोबिन्स की स्ट्रक्चर को हमने एक्सप्लेन किया था। और उसके बाद हमने 3 एंटीबॉडीज़ पढ़ी थी, जैसे IgM, IgG एंड IgA। आज हम आगे का लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। आज हम IgE, IgD के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा, मैंने आपको बताया था कि जो इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं ये हमारे 1 या उनसे ज़्यादा फंक्शंस होते हैं और मोस्टली हमारे ये बाई फंक्शनल होते हैं। तो बाई फंक्शनल जो मैंने 2 फंक्शंस आपको बताए थे वो ऑप्सोनाइजेशन और एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के बारे में मैंने आपको बताया था। तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम और ऑप्सोनाइजेशन के बारे में भी हम क्या है डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले कल मैंने आपको एंटीबॉडीज़ की स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। जो इम्यूनोग्लोबिन्स की स्ट्रक्चर होती है फ्रेंड, वो मैंने बना दी थी, लेकिन मैंने इसको प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं किया था। तो फ्रेंड, हमारी जो इम्यूनोग्लोबिन्स की स्ट्रक्चर होती है वो हमारी टेट्रापेप्टाइड होती है, यानी कि 4 पेप्टाइड चेन्स होती है, जिसमें 2 हैवी और 2 लाइट चेन्स होती है। एंड ये जो हमारी चेन्स होती हैं, इनके ऊपर फोल्ड्स होते हैं दोनों साइड्स में, और यहीं पर हमारे क्या है FC रीजन होता है। और FC रीजन रेस्पॉन्सिबल होता है बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स के लिए, यानी कि इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। जो भी ये एंटीजन को किल करने के लिए जो भी हमारी हेल्प करेगी वो हमारा बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स होगा। दूसरी, ये हमारे जो फोल्ड है नीचे, इस रीजन को हम बोलते हैं फैब रीजन। ये हमारा फैब रीजन होता है और ये फैब रीजन में हमारे क्या है, इट प्रोवाइड बाइंडिंग साइट्स फॉर एंटीजन, यानी कि यहाँ पर हमारे क्या है एंटीजन के लिए बाइंडिंग साइट्स देते हैं। बाइंडिंग साइट्स फॉर एंटीजन। ये हमारे जो फोल्ड होते हैं ना, ये 3 फोल्ड होते हैं, नहीं 4 से 5 फोल्ड हमारे जो है लॉन्ग हैवी चेन में होते हैं, और हमारे 2 फोल्ड हमारे जो है ये हमारे लाइट चेन में होते हैं। तो फ्रेंड, हमारे जो ये फोल्ड है ना, जैसे हमारे ये सपोज ये फोल्ड है, सपोज ये फोल्ड इस प्रकार से है, इस प्रकार से। तो ये जो फोल्ड है, इस एक फोल्ड में 3 हाइपर वेरिएबिलिटी रीजन्स होते हैं, HRR। हर एक फोल्ड में 3 होते हैं। और ये जो हाइपर वेरिएबिलिटी रीजन्स होते हैं फ्रेंड, ये हाइपर वेरिएबिलिटी रीजन्स हमारे क्या है बाइंडिंग साइट्स, यानी कि रीजन्स होते हैं जहां पर हमारे क्या है एंटीजन बाइंड होते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इसको हम बोलते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट्स, जो है ये प्रोवाइड करते हैं HRR। ओके फ्रेंड, अब हम बात करेंगे अपने कंटिन्यू वाले लेक्चर को। तो इसमें हमारी 2 एंटीबॉडीज रह गई थी, एक IgE और IgD। फ्रेंड, मैं बार बार एंटीबॉडीज के बारे में बता रहा हूँ। इम्यूनोग्लोबिन्स और एंटीबॉडीज एक ही चीज़ होती है। इम्यूनोग्लोबिन्स को ही एंटीबॉडीज कहते हैं। तो IgE इज अ इम्यूनोग्लोबिन और एंटीबॉडीज इज सेम थिंग। इम्यूनोग्लोबिन E की बात करें तो ये हमारी मोनोमर होती हैं, जिनका मॉलिक्यूलर वेट 188 kD होता है। एंड इसकी जो सीरम कंसंट्रेशन है वो फ्रेंड 0.405 mg/ml होती है। दूसरी चीज फ्रेंड, ये हमारे क्या है जो IgE एंटी इम्यूनोग्लोबिन्स होती हैं, ये हमारे जो पैरासाइट के द्वारा इन्फेक्शंस होते हैं उनसे हमें जो है उन पैरासाइट को कंट्रोल करती है या फिर किल करती हैं। तो इट प्रोटेक्ट अगेंस्ट पैरासाइट एंड इन्हें कंसीडर किया जाता है कि ये होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म शो करती हैं अगेंस्ट द पैरासिटिक इन्फेक्शन। जो भी पैरासाइट के द्वारा इन्फेक्शन होगा उससे बचाएंगी हमारी क्या IgE इम्यूनोग्लोबिन्स। दूसरी हमारी जो लास्ट इम्यूनोग्लोबिन्स थी वो IgD थी, यानी कि इम्यूनोग्लोबिन्स D। ये फ्रेंड हमारी मोनोमर होती हैं, जिनका मॉलिक्यूलर वेट 184 kD होता है एंड सीरम कंसंट्रेशन 0.03 mg/ml होता है। फ्रेंड, अगर हम इनके फंक्शंस की बात करें तो इनका फंक्शंस अननोन होता है, लेकिन फ्रेंड ये हमारी क्या है एक इनका जो रोल है वो ये है कि जो एंटीजन के जो लिम्फोसाइट्स हमारी होती है ना,
जो बीटा लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स से ही हमारे क्या है एंटीजन और मैक्रोफेज जो है प्रोड्यूस होती है। तो फ्रेंड उनको ये ट्रिगर करता है, यानी कि जैसे एंटीजन हमारे बॉडी में आएगा तो आईजीडी एंटीबॉडीज क्या करेंगे, उन लिम्फोसाइट्स का डिफरेंशिएशन कराएंगी, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे क्या है बीटा लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स का प्रोडक्शन होता है, एंटीबॉडीज का और माइक्रोफेजेस का प्रोडक्शन होता है। तो ये फ्रेंड हमारा क्या है सिंपल सी हमारी इम्यूनोग्लोबिन्स हो गई, जो हमने तीनों पढ़ी थी, पांचों पढ़ ली। और अब हम बात करेंगे थोड़ा थोड़ा ऑप्सोनाइजेशन और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के बारे में। मैंने आपको बताया था कि जो बाई फंक्शनल इम्यूनोग्लोबिन्स होती हैं वो ये दो फंक्शन शो करती हैं। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, कॉम्प्लीमेंट एक ऐसा सिस्टम है जो कि हमारे क्या है होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म या जो एंटीजन होते हैं जो पैथोजन होते हैं उनके न्यूट्रलाइजेशन में हेल्प करता है। फ्रेंड एक्चुअली जो हमारी एंटीबॉडीज होती हैं वो हमारी डायरेक्टली किसी भी एंटीजन को नहीं मारती हैं, दे डज नॉट डायरेक्टली किल द एंटीजन्स। तो फ्रेंड हम एक डायग्राम की हेल्प से समझेंगे कि किस प्रकार से हमारी किल करती है। उससे पहले हमारा जो लिखा हुआ उसको समझ लेते हैं। तो इसमें यही लिखा है कि इट इन्वॉल्व इन द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ पैथोजेंस विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स पाई जाती हैं, बट दे ऑलवेज प्रेजेंट इन अवर बॉडी इन इनएक्टिव फॉर्म। बट when any pathogen come inside our body and the antibodies bind with these pathogens and form antigen antibody complex, जब ये एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बन जाता है उसके बाद में फ्रेंड हमारी एक कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन होती है C1, वह आकर के क्या होता है बाइंड होती है उस एंटीबॉडी के साथ में, और जो इनएक्टिव फॉर्म में थी वो बिकम एक्टिव हो जाती है। और जब वो एक्टिव हो जाती है तो फ्रेंड उसके साथ में हमारी कुछ अदर कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स बाइंड होती है। उसको फ्रेंड मैं एक स्ट्रक्चर एक डायग्राम की हेल्प से आपको समझाऊंगा, तो वो मैं आपको समझाता हूँ अभी। तो मैंने इसमें लिख रखा है कि हमारी जो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स होती है वो मेनली हमारी C1 to C9 जो है हमारी क्या है रोल प्ले करती हैं इन न्यूट्रलाइजेशन ऑफ पैथोजेंस which help in physically or mechanically interrupt the cell wall of pathogens and kill them, और उन्हें किल कर देती हैं। तो फ्रेंड देखेंगे कैसे आगे करती हैं। तो फ्रेंड अभी देखते हैं। सपोज फ्रेंड ये हमारा क्या है एक बैक्टीरिया है, और आपको पता है कि हमारे जो लॉन्ग सिलेंड्रिकल बैक्टीरियाज होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं बैसिलोकोकस। ओके, तो अब ये हमारे क्या है सपोज कि ये हमारी क्या एक एंटीबॉडी है, ये इसके पास में आएगी और आने के बाद इसके जो फोल्ड रीजन है फैब रीजन वो इसके साथ में ऐसे करके क्या है एक पर्टिकुलर रीजन पर बाइंड हो जाएगी। ओके, और ये हमारी क्या है आपको पता है कि इसमें दो हैवी और दो लाइट चेन होती है, और इसमें भी हमारे का एक थोड़ा छोटा सा FC रीजन की फोल्ड होती है इस प्रकार से। ओके, तो ये हमारा क्या है ये हमारा कोई भी एंटीजन है और ये हमारा फ्रेंड क्या है एंटीबॉडी। ओके, एंटीजन एंटीबॉडीज कॉम्प्लेक्स फॉर्म करती हैं, और अब मैं आपको ये बाद में पढ़ाऊंगा ऑप्शनाइजेशन समझाऊंगा। इससे पहले हम पूरी तरह से कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को समझेंगे। देखिए फ्रेंड, हमारी जो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स होती हैं वो मेनली हमारी क्या है लीवर के द्वारा सिक्रीट की जाती हैं, और कहाँ पे सपोज दिस इज ब्लड वेसल्स, तो ये हमारी क्या है यहाँ पे रिलीज हो रही है। लेकिन ये हमारी जो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स हैं still remains in inactive form। ओके, ये इनएक्टिव फॉर्म में होती हैं बट ये ब्लड में हमेशा क्या है फ्लोट कर रही होती है। अब जैसे ही हमारे इन दोनों के बीच में कॉम्प्लेक्स बना, हमारी जो C1 एंटीबॉडीज हैं वो हमारी क्या है यहाँ पर आकर के बाइंड हो जाती हैं। सपोज दिस इज C1 एंटीबॉडीज। ओके, C1। अब फ्रेंड क्या होता है जैसे हमारी C1 एंटीबॉडी है तो ये अदर इसके जो फ्रेंड होती हैं यानी कि जो और प्रोटीन्स होगी उनको भी बुलाएगी कि भाई आ जाओ यहाँ पे क्या है एक एंटीजन और एंटीबॉडीज का कॉम्प्लेक्स, आ जाओ फटाक से। तो दूसरी हमारी जो C2 फॉर्म है, ओके नो C2
कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स है, सपोज ये इस प्रकार से है। ओके, अब ये C2 कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स है। अब फ्रेंड ये इसको पहले ब्रेक डाउन करेगी, यानी कि ब्रेक होगी, और यहाँ पर फ्रेंड सपोज यहाँ पर ये क्या है, इसी का दूसरा पार्ट है, और ये सपोज C2A है और ये C2B है। जब ये एक्टिव होगी, जो ये B पार्ट है और ये पार्ट है, जब ये एक्टिव होगी तो इसका जो A पार्ट है वो निकल जाएगा, और यहाँ पर जो बाइंड करेगी वो सिर्फ B पार्ट आके बाइंड करता है, यानी इस प्रकार से ये हमारी क्या है, C2B। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन C2B एंड C2A हमारा क्या है, दूर चला गया इससे, गो अवे फ्रॉम दिस। ओके, नाउ अब क्या होगा, हमारी एक नेक्स्ट प्रोटीन होगी C4 कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स। जब ये दोनों का जो कॉम्प्लेक्स बनेगा ना, C1 प्लस C2B ये बनेगा ना, तो इसको हम बोलते हैं C4 कन्वर्टेज, C4 कन्वर्टेज, C4B कन्वर्टेज। ओके, अब ये क्या करेगी, जो C4 प्रोटीन है उसको ये कन्वर्ट करेगी, और ये हमारी कैसे बन जाएगी, यहाँ आ जाएगी C4B। और इसकी जो A फॉर्म थी ना फ्रेंड, जैसे कि हमारे क्या है C4A, इसका जो पार्ट था जो ऊपर था वो क्या है, यहाँ से अवे हो जाएगा, निकल जाएगा। ऐसे ही फ्रेंड नेक्स्ट हमारी जो आएगी वो आएगी C3V। ओके, और यहाँ पर जो प्रोटीन बाइंड करेगी C3B, और जिसकी जो C3A है वो हमारी क्या यहाँ से रिमूव हो जाएगी। इसी प्रकार से हमारी नेक्स्ट प्रोटीन आएगी फ्रेंड, यहाँ C2 नहीं है, यहाँ C4 होगा, सॉरी मैं कंफ्यूज हो गया था यहाँ पर C1 के बाद C4, फिर यहाँ C2, फिर यहाँ C3B, फिर यहाँ C5B और C5A यहाँ से क्या हो जाएगी, रिमूव। ये हमारी क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स है। नाउ अब हमारे क्या, इसके बाद एक नेक्स्ट प्रोटीन आएगी जिसको हम बोलेंगे C6, C7। ओके, नेक्स्ट आएगी C8, C9। ओके, देखो फ्रेंड, अब ये हमारी कैसे इसके साथ बाइंड हुई वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही हमारी ये C3-5 बाइंड होती है, ये बनाती हैं एक एंजाइम, यानी कि C1, C4B, C2V फॉर्म C3 कन्वर्टेज, और इसकी हेल्प से क्या होगा, हमारे C3B और C3A ब्रेक डाउन होंगे, और ब्रेक डाउन होने के बाद हमारा C3B यहाँ पर बाइंड हो जाएगा और C3A रिमूव हो जाएगा। इसी प्रकार के फ्रेंड हमारी C यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ये, यानी कि C4B, C2V, C3V मिलकर के जो बनेगी वो हमारा होगा C5 कन्वर्टेज। और ये C5 कन्वर्टेज क्या करेगा, C5A को अलग कर देगा, C5B को अलग, और C5B इसके साथ में बाइंड हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड, अब ये हमारी जो फॉर्म हुई ना फ्रेंड, ये हमारी जो प्रोटीन्स है C5 to C9, C5 to C9 हमारी एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में अरेंज होती हैं। सिलेंड्रिकल फॉर्म मीन्स इस प्रकार से, सपोज दिस इज C5B, C6, C7, C8, C9। ओके, इस फॉर्म में इस प्रकार से, और इसकी जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे, ये जो फॉर्म है वो ऐसे, और ये हमारी ऐसे है। ओके, ये इस प्रकार की स्ट्रक्चरिंग बनाते हैं। ओके, अब ये हमारा जो है ना, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन जो होती है, उन सेल मेम्ब्रेन में जाकर क्या है, ये फिक्स हो जाती है, यानी कि ये इस प्रकार से सेल मेम्ब्रेन में फिक्स हो जाएंगी। ये प्रोटीन्स हैं, ठीक है, बहुत सारी। और फ्रेंड जैसे इसके साथ में सेल मेम्ब्रेन में बाइंड करेंगी, ये हमारी क्या है, वर्क्स करती हैं लाइक अ ड्रिल मशीन। दे वर्क लाइक अ ड्रिल मशीन, यानी कि घुन 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 ये राउंड अप रोटेट होना स्टार्ट हो जाएंगी। और क्या करेंगी फ्रेंड, हमारी ये जो एंटीजन है, इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है, उस सेल मेम्ब्रेन में होल कर देंगी इस प्रकार से, और इन होल के द्वारा इसके अंदर का जो कंटेंट है फ्रेंड, वो कंटेंट क्या है, लीकेज हो जाएगा बाहर की तरफ, और हमारे क्या है, बैक्टीरिया क्या है, या जो एंटीजन है वो हमारा क्या है, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यानी कि किल हो जाएगा।
ठीक है फ्रेंड, ये हमारी क्या है मेन मैकेनिज्म है कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम की। तो ये हमारी क्या है, दे मैकेनिकली और फिजिकली इंटरप्ट द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द एंटीजेंस एंड हेल्प टू किल एंड डिस्ट्रॉय देम। ओके फ्रेंड, तो मैंने आपको समझा दिया कि किस प्रकार से कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स एक हमारी सिलिंड्रिकल फॉर्म स्ट्रक्चर बनाती हैं, और ये सिलिंड्रिकल फॉर्म जाकर के सेल मेम्ब्रेन में घुस जाती है और रोटेट करती है, और मैकेनिकली और फिजिकली इंटरप्ट करने के बाद इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें होल कर देती है, और हमारा जो इसका कंटेंट होता है वो बाहर निकल जाता है और सेल क्या रप्चर हो जाता है और सेल जो एंटीजन होता है वो मर जाता है फ्रेंड। अब हम बात करेंगे ऑप्सोनाइजेशन की बात करेंगे। ऑप्सोनाइजेशन हमारा क्या होता है और इसमें एंटीबॉडीज का क्या रोल होता है मैं आपको ये भी बताऊंगा। इम्यूनोग्लोबिन्स का क्या रोल है, व्हाट इज द रोल ऑफ इम्यूनोग्लोबिन्स इन ऑप्सोनाइजेशन। देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि ऑप्सोनाइजेशन होता क्या है। ओके फ्रेंड ऑप्सोनाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हमारे कोई भी, सपोज दिस इज एंटीजन, ओके, और एंटीजन के साथ में अभी हमने देखा था कौन कौन सी प्रोटीन बाइंड थी, C1, C2b, C4b, C3b, C5b, बाकी की जितनी थी वो C9 तक थी। ओके, C1, C2b, C3b, नो C4b, C3b और C5b, C6, C7, C8, C9। ओके, इस प्रकार से थी। ये हमारे करने के बाद ये क्या इसको जो है फिजिकली और मैकेनिकली इंटरप्ट कर रही थी, इस वजह से इसके अंदर छेद हो रहे थे और क्या है होल की वजह से हमारे कंटेंट जो है बाहर निकल रहा था। ऑप्सोनाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है, देखिए इसमें सबसे बड़ा हमारा जो रोल होता है वो हमारे टी लिम्फोसाइट्स का भी होता है। आपको पता है कि टी लिम्फोसाइट्स के द्वारा क्या है हमारी साइटोटॉक्सिक टी सेल्स और माइक्रोफेज रिलीज होते हैं। सपोज दिस इज माइक्रोफेज, आपको पता है कि माइक्रोफेज की जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसी होती है। ओके, सपोज दिस इज माइक्रोफेज, और ये हमारे ना इसकी जो माउथ लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पर रिसेप्टर्स पाए जाते हैं और इनको हम बोलते हैं IgG रिसेप्टर। ओके, और ये हमारा कोई क्या है एक साइटो, फ्रेंड इंक खत्म हो चुकी है, दूसरा देखते हैं। ये हमारा फ्रेंड क्या है एनोदर क्या है माइक्रोफेज है, और इस पे हमारा जो रिसेप्टर पाया जाता है उसको हम बोलते हैं C3v रिसेप्टर। ओके फ्रेंड, क्या होता है देखिए ऑप्सोनाइजेशन जो प्रोसेस का काम है वो काम है फैगोसाइटोसिस प्रोसेस को फैसिलिटेट करना, यानी कि टू फैसिलिटेट द फैगोसाइटोसिस प्रोसेस। आपको पता है कि फैगोसाइटोसिस जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को हम किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। फैगोसाइटोसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हमारे जो माइक्रोफेज होते हैं और हमारे जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होती है हमारे क्या इंगल्फ कर लेती हैं एंटीजेंस को। आपको पता है कि हमारी जो एंटीजन है, सपोज ये हमारा कोई एंटीजन है और इसके ये माउथ में आएगा, तो एक चांस होंगे कि ये एंटीजन हो सकता है इसके माउथ से बाहर भी निकल सकता है। ओके, यानी कि जो एंटीजन है अगर उसको पता लग जाए कि ये मेरा दुश्मन है तो वो निकल सकता है, और जो फैगोसाइटोसिस प्रोसेस है वो हमारी क्या है स्लो होगी, जो नेचुरल है। लेकिन फ्रेंड जो ऑप्सोनाइजेशन प्रोसेस है उसमें क्या होता है कि हमारा ये सपोज कोई एंटीजन है और इस एंटीजन के साथ में हमारी क्या है C3b कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स बाइंड है। अब C3v कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स बाइंड और ये एंटीजन आया सपोज यहाँ पर, और इसके साथ में क्या है C3v, और इस रिसेप्टर ने पहचान लिया कि ये मेरा बाबू है, तो ये क्या करेगी C3b के साथ में एक कॉम्प्लेक्स बना लेगी और क्या है स्टिक हो जाएगी, यानी चिपक जाएगी, और ये जो एंटीजन है ये इसके माउथ से नहीं निकल पाएगा, यानी कि ये आसानी से एंगल्फ कर लेंगी। ये क्या है हमारी मैक्रोफेज है जो आसानी से इसको एंगल्फ कर लेंगी। ओके, और फ्रेंड इसमें जो हमारी यहाँ पर जो फ्रेंड इस केस में क्या है, यहाँ पर हमारी जो होती है वो हमारी क्या कौन सी होती है IgG। अब फ्रेंड जैसे ही इसके पास में आएगी और यहाँ पर क्या है IgG, और जैसे ही इसने इसको देखा बोलिए अरे ये तो मेरी फ्रेंड है, फटाक से इसके पास आ जाएगी और ये क्या बाइंड हो जाएगी। बाइंड होने के बाद इसके जो चांसेस होंगे यहाँ से निकलने के वो कम हो जाएंगे। तो मेन जो ऑप्सोनाइजेशन प्रोसेस का कॉन्सेप्ट है वो यही है कि ऑप्सोनाइजेशन प्रोसेस help to facilitate the phagocytosis process, okay, and help to control the pathogens extracellularly and intracellularly। okay, अब फ्रेंड ये तो हमारे समझ में आ गया कि हमारे ये फैगोसाइटोसिस प्रोसेस कैसे काम करती है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे। हमने आज क्या क्या पढ़ा था फ्रेंड,
हमने 2 एंटी इम्यूनोग्लोबिन्स के बारे में पढ़ा था, इम्यूनोग्लोबिन्स ई एंड डी, और हमने जो वाई फंक्शनल इम्यूनोग्लोबिन्स थी तो वो 2 फंक्शंस को समझा था कि किस प्रकार से काम करती हैं हमारी इम्यूनोग्लोबिन्स। सो अगर आपको लेक्चर समझ में आया हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। देखते रहिए।